था उसमें हमने एक पॉइंट के ऊपर बात करी थी कि वाई आर वी नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली वेवरिंग कर रहा है और ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उससे होता क्या है कि हम सदा ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और एक कंफ्यूज्ड पर्सन का एफिशिएंसी नेचुरली कमज़ोर हो जाएगा। तो ये बात आई कि भाई कोई छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके ये बात को बताई जाए तो शायद ये थोड़ा पॉइंट क्लियर हो। तो आज हम वो एग्जाम्पल पे डिस्कशन करेंगे। तो एक अभी करंट अफेयर्स में से ही मैंने एक जनरल सिनेरियो सोचा कि इस पे हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी पर्सन है, उसको सिक्योरिटी की जॉब मिली। जब भी पर्सन जॉब करता है तो डेफिनेटली वो सेवा तो नहीं कर रहा कि उसको सैलरी और दूसरे कन्वीनियंस ना मिलते। जॉब का मीनिंग है कि देर आर थिंग्स विच आर अटैच्ड जो आपकी ज़रूरतों को एड्रेस करता है ना। सो देर इज़ अ पर्सन ए जो यहाँ पे एक जॉब एम्प्लॉय है, ठीक है। एक पर्सन है जिसने जॉब दिया, एम्प्लॉयर है, तो वो सेकेंड पर्सन, so he is the employer, ओके। ये करता है ये, तो ये क्या है, एक डीलिंग का मैटर हो गया कि ये पर्सन कुछ ऐसी मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन के कारण आप जॉब कर रहे हो। नाउ द पर्सन abused या said wrong things about the employees relatives। उसने कोई चीज़ को अब्यूज़ कर कि वो लोग तो बेकार है या जो भी है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके किसी रिलेटिव के साथ ये एम्प्लॉयर के कारण बदसुल्की हुई कि भाई उसने कहा कि भाई तो हम एक बड़ा ही वर्ड लेते कि उसने अब्यूज़ किया। अब ये पर्सन ने जाकर इस पे अटैक कर दिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अब ये डिबेट का क्वेश्चन हो गया ना कि वेदर द पर्सन डिड द राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग। तो हम एग्जाम्पल पे एक पर्सपेक्टिव फिट करते हैं कि भाई जिसको भी इसने अब्यूज़ किया उसकी ज़रूरत भी तुम इसी जॉब से पूरी कर रहे हो, तुम अपनी भी पूरी कर रहे हो। अगर तो तुम्हें ये पर्सन से ही प्रॉब्लम थी तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए था, अपना जो जॉब है वो ऑफ कर देना चाहिए था। इसके बाद अगर तुम रोड पे खड़े रह के इनको गाली भी देते हो तो दैट इज़ सूटेबल, लेकिन अपनी मंथली सैलरी क्रेडिट हो जाने के बाद आप यहाँ पे बदला लेने आते हो कि तुमने तो मेरे रिलेटिव के साथ बुरा किया, तो दैट इज़ अनएथिकल। कि पहले सैलरी आ गई, सारा चीज़ें जम गया, अब हम बदला लेंगे कि तुमने गलत किया। तो हमने ये स्टैंड किया कि भाई दिस पर्सन इज़ गिल्टी। तो अब क्वेश्चंस आएंगे कि क्यों इसने जो इसके रिलेटिव के साथ किया वो सही किया, तो उसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं ना, गलत किया। तो जब उसने जो किया वो गलत किया तो इसने जो किया वो सही कैसे हो गया। तो अगर आप ये स्टैंड ले रहे हो कि इसका जो धर्म है वो ड्यूटी बेस्ड होना चाहिए, तो ये यहाँ पे अब मान लो मेरा एक सर वही है, वॉचमैन है, उसको मेड से प्रॉब्लम है। एक तो वो नौकरी छोड़ के चला जाए, फिर तो उसे मुझे कैच करने के लिए कहीं आउटर स्पेस का सहारा लेना पड़ेगा, सारा तामझाम कि ये कब जाती है, इसको हम कैसे मारे, क्या है। ऑल्सो द पर्सन विल बी सीन एज अ क्रिमिनल। एक वो यहीं खड़ा है और मेरे को आते जाते वो कुछ धीरे से नोकीला चुभा दे,
तो वो पर्सन तो बहुत ही भयंकर रूप से डेंजरस हो गया। क्यों? क्योंकि वो फ़ायदा भी आपसे उठा रहा है और नोक भी आपको ही लगा रहा है। तो आप जब ये पर्सपेक्टिव लेते हो तो कन्फ्यूजन तो कहीं रहता नहीं है। कन्फ्यूजन कब रहता है? जब आपको ये बोला जाए हाँ लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ले लेते हैं कि उसके पेरेंट्स के ऊपर अटैक, पेरेंट्स पे अटैक किया तब तो मार खाना बनता ही है। तो सबसे पहले तो अगर तुम इतने टची हो तो तुम दूसरे दिन जॉब पे कैसे जा सकते हो? उस आदमी का कैसे खा सकते हो जो आपको लगता है आपके सबसे करीबी रिश्ते पे अटैक? नहीं कर सकते ना। तो जब आप खाना खा सकते हो तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा सकते? सो भारत में क्या है कि इन लोगों ने इन चीज़ों को प्रिंसिपल कहा। अब कंफ्यूजन क्यों आता है? स्टैंड हमने ये ले लिया कि ये पर्सन गलत है, ठीक है। अब हम सिनेरियोज ऑफ व्हाई वी कंफ्यूज अवरसेल्फ, हमारे अंदर कंफ्यूजन होता नहीं है। हमारा जो एक नेचर है यूटिलिटेरियन, उसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आती है। सारी कंफ्यूजन लेन देन से आती है। ये पर्सन मान लो उस जहाँ जॉब करता है वहाँ से कुछ निकाल के मेरे लिए भी लाता हूँ। अब अगर मैं इसको गिल्टी करार करने वाले पर्सपेक्टिव में स्ट्रांगली जुड़ जाती हूँ तो मेरा एक बेनिफिट ख़त्म हो गया। सो सारे कन्फ्यूजन्स का अगर आप बिहाइंड द सीन जाओगे, फर्स्ट स्टेज पे आपकी अंतरात्मा आपको करेक्ट आंसर दे देती है। कन्फ्यूजन्स कहाँ से आते हैं कि मान लो यहाँ पे ये प्रश्न है कि इसने ये काम नहीं करना चाहिए और ये पर्सन क्योंकि कैन अफोर्ड टू गिव यू मोर बेनिफिट्स, आप यहाँ से कनेक्टेड हो, तो आपका सीधा ग्रीड ये बोलेगा, जो कैलकुलेटिव माइंड है, जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, वो कहेगा कि भाई सारे फायदे बंद हो जाएंगे। क्योंकि राइट साइड ऑफ ब्रेन तो विकसित ही नहीं हुआ आज के ज़माने में जो एस्थेटिक की बात कर सके, परमात्मा की बात कर सके, एब्स्ट्रैक्ट बात कर सके। तो वो तो वहाँ का इनपुट ज़ीरो हो गया आपका। तो बोलेगा कि अरे इधर का फ़ायदा सारा चला जाएगा, वाई? तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे दोनों ही गलत है, और ठीक है दोनों से ही कुछ कुछ मिस्टेक हुई है, बाकी तो सब सही है। These people, as per Gita, are the most dangerous people. In my life also I have seen people who cannot choose, are soulless. Because वो क्या चीज़ चूज कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता नहीं है या आपके अंदर से सही गलत की आवाज़ नहीं आती? दैट कैन नॉट बी द अल्टीमेट ट्रूथ। ये तो धरती पे किसी भी एनलाइटेंड पर्सन ने भी क्लेम नहीं किया। तो ये सिमिलर सिचुएशन जैसे अभी एक नेशनल न्यूज़ पे भी आ रही है। परसेप्शन, राय, एडवाइसेस, सजेशंस फ्री में ही बढ़ती है सदाई, एंड समथिंग हैपन्स, सारे फ्री लोग जंप करने लग जाते हैं टू गिव देयर ओन ओपिनियंस के हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपका क्या स्टैंड है वो तो आप ही तय कर सकते हो। सो जो हम 2-3 क्लासेस से जो चीज़ को टच करना चाह रहे, दीज आर द मोस्ट वल्गर पीपल जिन्होंने सोसाइटी का चेहरा खराब कर, क्योंकि सही और गलत, अच्छाई और बुराई की बात ही ख़त्म कर दी इन्होंने। बात कर दी ज़रूरत की। आज मुझे इससे ज़रूरत है तो मैं इससे रिश्ता बिगाड़ नहीं सकती, उससे फ़ायदा है तो इससे मैं अपने, तो सच कब बोलोगे? आप बोल सकते ही नहीं हो, आप बिक चुके हो। तो जो टर्म है पूरे सोसाइटी में, वो चाहे एशियन हो या यूरोपियन हो या कोई सी भी हो, बेसिकली
क्षत्रिय तो खत्म ही हो गया, क्षत्रिय धर्म का क्या सिखाया गया आपको कि आपका जब वो पार्ट ऊपर आता है तो आप सही और गलत के लिए फाइट करते हो, कब करोगे आप? बिकॉज कॉन्स्टेंटली डिजायर, सो सारा जो हम मॉरल्स सीखते हैं, एथिकल पॉइंट सीखते हैं, उसको हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? सो व्हेन वी से, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज्ड रहते हैं व्हेन वी से कि भाई हमें पता तो चल रहा है। अब जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया मोबाइल का, नहीं नहीं वो एक बहुत अच्छी खोज है, तो चीज़ तो अपने आप में अच्छी बुरी कैसे हो सकती है भाई? देर आर सर्टेन मंदिर, वहाँ पे लोग बहुत श्रद्धा से भी जाते हैं, कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं, और कुछ रॉन्ग चीज़ें सीखने के लिए भी जाते हैं, उस जगह का गलत उपयोग करने के लिए भी जाते हैं। तो उसमें बैठी हुई डेटी का इनमें से किसी भी चीज़ से क्या लेन देन हुआ? कोई लेन देन नहीं हुआ। लेन देन तो हमारी चेतना और उसका इम्पैक्ट उस डेटी पे क्या पड़ने वाला है। आज हम सारे इकट्ठे होके आज देखो कि भारत में, आज हम मॉर्निंग में पढ़ रहे थे कि हिंदू टेम्परामेंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दी वेस्टर्न टेम्परामेंट। तो श्री अरबिंदो की राइटिंग में ये चीज़ का इंडिकेशन था कि हिंदू टेम्परामेंट जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, उस पे उसके पीछे जाता है और उसके पीछे के सत्य को खोज के भी लाता है। तो हमारे यहाँ पे अभी तक भक्तों की श्रृंखला रही जो ये कह सके कि कृष्णा आज भी है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हवा में लटकने वाली नहीं है, लोगों के अनुभवों में, लोगों के जीवन में है। सो दिस वॉज दी फंडामेंटल्स ऑफ हिंदू टेम्परामेंट। लेकिन अगर हम देखें कि आज का जो जनरेशन है, क्योंकि वो क्रिश्चियनाइज्ड हो गए, तो उन्होंने ये टेम्परामेंट छोड़ दिया। जो है, जो दिखता है वो सही है, जो नहीं दिखता है वो गलत है। उस सरफेस पे आ गए, तो कृष्ण के बिजनेस में क्या खोट आ गई? उसको हम सोचे कि हम अगर कृष्ण को याद नहीं करते तो उसका मार्केट डाउन चला जाए, उसके स्टॉक्स तो अभी भी हाई पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे हम मूर्ख हो गए, तो वो उसने साउथ अफ्रीका, टैंजानिया, कहाँ कहाँ अपने भक्त बना लिए, जो क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हुए, जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, वो संस्कृत में कृष्ण के श्लोक सीख रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। सो ही इज नॉट लिमिटेड बाय आवर फेथ, आवर लाइफ इज डिजाइंड बाय द काइंड ऑफ फेथ वी होल्ड। जो हम बात कर रहे हैं कि कृष्ण को, कृष्ण के मार्केट में क्या फर्क पड़ गया? 4 लोगों ने बोला कि तू नहीं है, तो उसके होने पे क्या असर पड़ेगा? ये 4 लोग कौन है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल। पॉसिबल नहीं है 90 टच करना, फिर भी थोड़ा हम हाई मार्जिन देते हैं कि इतने साल जीने के बाद कहाँ होंगे उनको खुद को नहीं पता। ये वो लोग हैं। कृष्ण तो था, हज़ारों साल बीत गए, है, हज़ारों साल बीत जाएंगे, रहेगा। बताओ उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? आज हम लोग तो ब्रह्मा जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं। एक ही स्टेटमेंट दे सकते, ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्मांड को रचा है, ऐसा हिंदू लोग कहते हैं। अब हम लोग तो नहीं मानते हैं, तो तुम हो क्या चीज़? ब्रह्मांड कब रचा गया था इसकी डेट किसी के पास है नहीं, बट इट गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तुम्हारी एज 1000 नहीं नहीं, कुछ 100 साल, 200-500 साल नहीं नहीं, तो ये बस अभी हम 20-30-40 साल पहले पैदा हुए थे, दूसरे 20-30-40 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो बुद्धि तो हमें है नहीं कि व्हाट आर वी फाइटिंग विद। हमारा एक बीच में इंटरवल में, जिसको हम बर्थ बोलते हैं, कुछ साल पृथ्वी पे यहाँ पे कुर कुर करके चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के सेहत पे क्या ही असर पड़ गया? अब जैसे वृंदावन में रासलीला का हम बहुत बार बात कर चुके हैं।
अब हम सारे ऐसे मॉडर्न हो गए, अरे सब बेकार बात है, अरे सारा ये ना भोगापंथी है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो रहस्य कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बहुतों ने ओवर स्मार्टनेस में वहाँ गए, कुछ भी होगा वो लेकिन वो बताने के लिए ना उनकी आंखें बाकी रही, ना उनकी ज़ुबान कभी चल पाई, ना वो खुद चल पाए। स्टोरी का तो दी एंड होगा। सो देर आर मिस्ट्रीज जिसको हम एक्सेप्ट करें, उस पर उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। एक ऐसा स्टॉक मार्केट है परमात्मा का कि जो मनुष्य जैसे छोटे से इंसेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो जब हमने ये करा, बीइंग हिंदू क्या है, ऐसा तो नहीं होता, वैसा तो नहीं होता, तो दूसरी सोल्स जो थोड़ी गहरी जा सकती है वो इसमें जुड़ गई, तो ले दे के उनका मार्केट तो आज भी हाई स्टेक पे चल रहा है। मतलब आज कितने सारे वेस्टर्नर्स, हम हरिद्वार जाए, हम कहीं पर भी जाए तो आ रहे हैं, तो अगर कुछ इंडियंस कम हो गए तो कुछ वो लोग शुरू हो गए कि परमात्मा तो रेसिस्ट नहीं है ना, कि अगर तुम हिंदू नहीं हो, अगर तुम ब्राउन स्किन नहीं हो तो हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज़ नो रेसिज्म। ये गोरे काले का चक्कर तो मनुष्य का ही रहता है। तो पॉइंट क्या है कि अगर हमारा फेथ जैसा भी है, छिछोरा है या गहरा है, वैसा हमारा जीवन होगा, किसी और के जीवन पे क्या ही असर पड़ रहा है उसका। लेकिन एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न हो गई है जिसको बोला जा सकता है यूटिलिटेरियन पब्लिक। ये किसी के नहीं है, ना खुद के है, ना कहीं के है, ना कुछ है। दे आर जस्ट डिज़ायर बेस्ड रनिंग रोबोट्स। तो इन्होंने क्या है, समाज को एक नया सिनेरियो दे दिया। इस चक्कर में पड़ो ही क्यों कि कौन सही कौन गलत है। जहाँ से मेवा मिले वहाँ पे राम राम बोलना सीख जाओ। तो ये जब तक है, दिस इज, जिस मात्रा में हमारे बीइंग में होगा उसी मात्रा में कन्फ्यूजन आ सकता है, वरना कन्फ्यूजन आ नहीं सकती। क्योंकि अगर हमें, जैसे हमने बात करी कि अगर आप लॉजिक का साइड लेते हो, क्या आई वॉन्ट टू बी लॉजिकल इन एवरीथिंग, आई विल क्वेश्चन एवरीथिंग दैट कम्स माई वे, तो उस एवरीथिंग में तो एवरीथिंग आ जाना चाहिए, देन तो यू आर ट्रूली लॉजिशियन। अगर मैं आज ये क्वेश्चन करूँ कहाँ है ये 33 करोड़ देवी देवता, मैंने तो आज तक नहीं देखा, तो फिर तुमने बहुत कुछ नहीं देखा। एवरीथिंग शुड बी अंडर अ स्कैनर। तो आज अगर हम किसी इस्लामिक कम्युनिटी के सामने बैठे हैं, उनको वहाँ जाके बोलो ज़रा कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, हमने तो आज देखा नहीं, बोलेंगे अभी भेजते, देख कर आओ जाओ तुरंत। इनटॉलरेंस पे आज की सोसाइटी सबसे ज़्यादा चीख रही है, बहुत ही इंटॉलरेंस है, बेचारों जो दबते हैं उनको दबाया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे चीखता है उसकी लाइफ को अगर आप देखो तो सबसे बड़ी चीज़ वो वही कर रहा होता है। जो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट होता है उसको बहुत समस्या होती है इंटॉलरेंस की। क्यों होती है? क्योंकि वो दूसरों पे करता है और उसे रिवोल्ट सहन करता है। अगर हम ये एग्जाम्पल पे वापस जाए तो अगर हम इस के सगे संबंधी है तो हम बोलेंगे ये गलत है, अगर हम इसके हैं तो हम बोलेंगे ये गलत है। तो सही गलत का तो मायना चेंज हो गया। लेकिन जो थिंकिंग माइंड जिसको बोलते हैं उसको कैसे यूज़ करो। जैसे कोई भी बच्चा, अरे मोबाइल में हर चीज़ गलत ही थोड़ी हो सकती है, इंटरनेट पे हर चीज़ गलत ही थोड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी चेतना तो हर चीज़ गलत ही देख रही है। तुम तो जीते जागते किसी मनुष्य के साथ बैठ लो तो अच्छी बात 2 मिनट करते हो और गलत ट्रैक पे ज़्यादातर चलते हो। तुम इंटरनेट पे कहाँ से अच्छी चीज़ें निकालने बैठ जाओ। कॉमन सेंस की बात है ना। तो यू जस्ट सी योर ओन एक्शन और आपको पता, अरे हाँ भाई मेरे बस का नहीं।
सो व्हेन वी से समझ में तो आ रहा है पर रोक नहीं पा रहे हम कि मुझे पता तो चल रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता तो चल जाए कि यहाँ पे जो हम टैप में वाटर आ रहा है वो उसमें नाली का पानी मिक्स हो रहा है, फिर भी मैं गटागट पीती जाऊँ, मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी चेतना पे कितना बुरा असर पड़ता है, हाँ पड़ता तो है लेकिन क्या करें, ये आप कह नहीं सकते। आप कब कह सकते हो, जब आपका टोटल बीइंग किसी चीज़ को समझना या सोचने के काबिल बचा नहीं। When you can think, you will question. अगर यहाँ पे ये पर्सन के पास थिंकिंग ब्रेन है तो जब आप उसको क्वेश्चन करोगे कि बहन जब तुम यहाँ का सैलरी ले सकती हो, तुम यहाँ के बेनिफिट्स ले सकती हो, तो तुम ये नहीं कर सकती। तो अगर थिंकिंग है तो वो क्वेश्चन करे कि हाँ भाई बात सही है, अगर मुझे विरोध ही था तो पहले मुझे ये नाता चेंज करना चाहिए था। आई शुड स्टॉप टेकिंग द बेनिफिट्स एंड देन फाइट ऑन माई ओन स्ट्रेंथ। तब तो समझ में आता है। तुमको तो एक्सेस इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तो वो अच्छा है या बुरा है से मतलब नहीं है, तुम्हारा एक्शन गलत है। कल को सारे जो पर्सन कहीं पे, कोई वॉचमैन है, कोई खाना बनाने वाला है, उनको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, वो सब सर फोड़ने लग गए, तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ तो आपसे होगा ही जो बहुतों को नहीं अच्छा लगेगा। सो व्हाट गिव्स देम द राइट टू क्रॉस देयर लिमिट्स। तो ये भी एक नेशनल इशू इसी किस्म का चल रहा है न्यूज़ में, डिबेट में। मुझे समझ में नहीं आता कि छोटी सी बात किसने करा, किसके खिलाफ करा, इतना बायस्ड वे में इसको देखने के बजाय एक एक्शन को एक्शन के रूप में क्यों नहीं देख सकते कि इफ़ एवरी सिक्योरिटी पर्सन टर्न्स टू बी अ कैनिबल तो आप तो कहीं नहीं ट्रैवल कर सकते। कंडक्टर, तुमने 2 दिन पहले ऐसे बोला था, फट से उसने मार दिया सर में, मतलब ना आप बस में ट्रैवल कर सकते हो, ना आप टैक्सी ले सकते हो, ना आप कहीं जा सकते हो। क्यों? कोई भी आपका सर फोड़ देगा क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं। फिर वही लोग क्या बात करते, बड़ा इंटॉलरेंट मौसम। अब क्या है, इस पे जब हम एक्शन लेंगे, जब गवर्नमेंट इस तरीके की हरकत पे एक्शन, गवर्नमेंट बहुत इंटॉलरेंट है, डेमोक्रेसी का कोई हिसाब ही नहीं है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तुमको गुस्सा आया, तुमने मारा, डेमोक्रेसी। उसको नहीं अच्छा लगा, तुमको जेल हो गई, नॉट डेमोक्रेसी। वाह, व्हाट इज डेमोक्रेसी? तुम्हारे अधिकार, अधिकार, डेमोक्रेसी। और हम कहाँ से आ रहे हैं फिर? गवर्नमेंट तो पूछेगा ना हम कहाँ से आ रहे हैं। हम किसी कम्युनिस्ट कंट्री से आ रहे जो हमारे अधिकार नहीं है। ये जो अभी एक नेशनल चीज़ें चल रही, इसमें मैंने देखा कोई लोग इधर बायस्ड है, कोई लोग इधर बायस्ड है। एक जनरल इशू को जनरल इशू की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता? तो जब हम गीता की बात करते, धर्म और अधर्म की बात करते, हम बहुत दूर चले गए इन बातों से। तो अब क्या है, कृष्ण भगवान को क्या करना पड़ रहा है? कहीं और भाषा के लोगों को मैंने बात बताई थी कि कौन सी एक जगह, मैं नाम भूल गई, जहाँ पे पूरा कृष्णा वैली, पूरा विलेज, वेस्टर्नर्स का कंट्री, वेस्टर्न लोग, अलग भाषा, पूरा विलेज कृष्णा वैली में कन्वर्ट हो गया। तो वो वीडियो, मतलब इट इज़ अ फैक्ट, और वो लोग वैसा जी रहे हैं और वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई कृष्ण तो कृष्ण है। और हमारे यहाँ पे अपने ही यहीं पे पैदा हुए बच्चे जब फीवर हो जाता है तो हम कृष्ण भगवान, मम्मी ऐसे थोड़ा गंगा जल पिला देती है, थोड़ा तुलसी का पत्ता दे देती है, जैसे मन में अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान, भगवान से प्रे करो ना मम्मी कि हम ठीक हो जाए। वही ठीक होते ही क्या बोलेगा, मैंने तो कभी देखा नहीं भगवान क्या चीज़ होती है। तब आप क्या हो, क्या कैटेगरी में आपको फॉल किया जाए? What are you questioning is your own
लाइफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में अगर अकेलापन नहीं है, सच्चे रिश्ते नहीं हैं, वो दुखी रहता है, प्रताड़ित रहता है, तो उसके बगैर होगा भी क्या। अगर हम ये देखते हैं कि आज का एक छोटे से बच्चे के साथ आप 10 मिनट बैठ जाओ, ऐसा भारीपन आ जाता है चेहरे पे, इतना टेंशन, जीवन इतना बोझिल, क्या चीज़ कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो। है तो कोई समस्या नहीं, समाधान तो ढूंढ नहीं रहे, किसी चीज़ की खोज नहीं है, कोई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी ऐसे इतने भारी नेगेटिव चेहरे लेकर हम घूमते हैं। फिर हम बोलते हैं कि बच्चों की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, बच्चे दिख भी जाए कभी तो अच्छा ही लगता है। सो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू चेक कि हम जो सोचते हैं वो हर चीज़ सही नहीं हो सकती। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन हम सोचते भी है कि नहीं, इस पे तो क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा ना। इफ़ आई से देर हैज़ टू बी इक्वल राइट्स, तो वो इक्वल राइट्स सिर्फ मुझे ही सेंटर में लेके, मतलब जब जब मैं तकलीफ में आऊँ इक्वल राइट्स, अगला तकलीफ में आए कौन से राइट्स भाई हैं, कहाँ से मुँह उठा के आ जाते हो। तो ये मैं नेशनल लेवल पे देख के, मतलब आई फेल्ट कि वेर इज़ द थिंकिंग पावर। बड़ी बड़ी चैनल्स एंड मीडिया पीपल एंड प्रोफेशनल्स आर टॉकिंग अबाउट एन इशू, मतलब सारे बायस्ड बातें बोले जा रहे हैं। एज एन इशू इट इज़ वेरी डेंजरस कि एक पर्सन ऑन ड्यूटी किसी भी नागरिक के ऊपर हाथ उठा रहा है ऑन ड्यूटी, फिर वो अपना ये दे रहा है बयान कि मेरे तो मम्मी के साथ ऐसा हुआ। तो तुमको ऐसा हुआ, फिर भी उसी गवर्नमेंट जिससे तुमको बड़ी शिकायत, उसकी जॉब तो छूटती नहीं है, सैलरी तो छूटती नहीं है, पोस्ट तो छूटती नहीं है, वो तो कुछ नहीं छोड़ना। मतलब जहाँ तक बात है, बहुत हार्ड पे लगा ना, थ्रो दिस जॉब, क्या ज़रूरत है इनकी गुलामी करने की ना, फायदे तो नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अपना ड्यूटी सही से निभाओ, है ना, वो भी नहीं करेंगे, मौका पड़ते से ही, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मतलब वो कौन है, वो कौन है, इस चक्कर में हम क्यों जा रहे हैं। वन सिक्योरिटी पर्सन अटैकिंग वन सिटीजन जस्ट बिकॉज उसको टॉलरेट नहीं हुआ, दैट इज सच अ डेंजरस थिंग। लेकिन बट रहा है। तो थिंकिंग पावर, क्वेश्चनिंग पावर है का। तो मेरे मन में ये आया कि छोटे छोटे बच्चे भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। मतलब आज के टाइम पे मैं देखती हूँ ना, रिश्तेदारी ईमानदारी से निभाई जाती है, ना दोस्तियाँ ईमानदारी से निभाई जाती है। हमारे देश में जैसे गुरुजनों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, अब ऐसे बोलते हैं हाँ सैलरी पे ही है, इसी पे ही है, सैलरी पे है तभी भी। ये क्या सोचने का तरीका हुआ। सो व्हेन आई एम नॉट गिविंग, नो प्रॉब्लम, माई स्टैंड इज दिस, इफ आई एम नॉट गेटिंग, व्हाई एम आई सो अपसेट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि मुझे नहीं देना, मैं ये सब बकवास को नहीं मानता हूँ, फाइन, दिस इज योर स्टैंड। व्हेन यू डोंट गेट इट, गिव द सेम आर्ग्यूमेंट टू योर ओन ब्रेन एंड योर ईगो कि शांति से पड़ी रहे। तुम जो चीज़ दे नहीं सकते उसकी मांग कैसे कर रहे हो भर भर के, मेरी इज्जत, तो भाई तुम अगले की इज्जत तो रख नहीं रहे, तो तुम्हारी इज्जत काहे की हो गई, क्या चीज़ का तुम डिमांड कर। सो इफ़ वी लुक एट अवर लाइव्स, बेसिकली वन लाइन को हम शब्द इतने अच्छे अच्छे बोलते, बात इतनी सी है, मुझे और मेरी डिज़ायर्स को जीने दो और उसके लिए बाकी सब ख़त्म हो जाओ, चाहे वो प्लैनेट हो, एनिमल्स हो, नेचर हो। मनुष्य ने क्या किया, मुझे चाहिए चीज़ें, अब धरती माता का जो होना है सो हो, लेते भी हैं। फिर बोलते हैं धरती तो है तो सॉइल ही, उसको माता कहने के लिए कौन, क्या मूर्खता है। सब लेते वक्त तो कोई समझ, मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है, एक रिस्पेक्ट तो हम दे नहीं सकते। फिर वही लोग जब किसी पोस्ट पे चले जाते हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टेड, ओ माय गॉड, पहाड़ टूट पड़ा।
I did so much, but I am not respected. So ये जो दोगलापना है, that creates confusion. हम क्या स्टैंड लेते हैं, इससे हम अच्छे बुरे नहीं हो जाते हैं। बुराई एक ही चीज़ की है कि हम इतने ज़्यादा डिवीजन में चले गए, इतना ज़्यादा तेरा मेरा करने लग गए कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो। अगर थोड़ा सा तेरा मेरा भी कम हो जाए ना, तो हम ये देखेंगे कि व्हेन आई डोंट गिव एनीथिंग टू दैट पर्सन, हु एम आई, व्हाई एम आई सच अ बिग बेगर टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। ये तो बेगिंग हुई, मत करो ये। जब तो आप ईगो की बात कर सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, सेल्फ और रिस्पेक्ट दोनों की कमी है। कॉम्प्रोमाइज हम पूरे दिन करते हैं, फॉर व्हाट? फॉर डिजायर्स, फॉर आवर वांट्स। फिर क्या चीज़ के हम झंडे लेकर घूमते रहते हैं। सो वेन एवर वी से आई एम कन्फ्यूज, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है, वन पार्ट इन यू ऑब्जर्व, वो चाहे कोई बाहरी चीज़ हो, कोई आंतरिक चीज़ हो, चाहे वो मोबाइल रिलेटेड हो, इंटरनेट रिलेटेड हो, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अलग मुद्दा है। ये क्लैरिफिकेशन रहना चाहिए कि अगर मुझे समझ आ जाती है तो मैं इस तरीके से बिहेव कर नहीं सकती, मुझे समझ आई नहीं। हाँ, कई बार क्या है कि ऐसा ग्रुप बैठा होता है, वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि भाई हाँ हाँ, इंटरनेट भी बुरी चीज़ है, मोबाइल पे पूरे दिन नहीं बैठना चाहिए। वो बोलने से वहाँ आपकी इज्जत बनती है, एक्सेप्टेंस बनता है। वास्तव में अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आप कैसे उसको डिसकंटिन्यू नहीं करो, मुश्किल काम। मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ मेरा खून चूसती है तो मैं उसको यहाँ लगा के, सीने से लगा के रख सकूँ, इतना बड़ा पर्सन मैं हूँ नहीं। So we have identified ourselves with the desires and utility. मतलब बेसिकली अब सारा सिस्टम देखो, व्हाट इज द ट्रूथ, जहाँ फायदा है, व्हाट इज राइट, जहाँ फायदा है, व्हाट इज रॉन्ग, जहाँ फायदा नहीं है, व्हाट इज इविल, जो मेरे काम का नहीं। डेफिनेशन सारी कॉम्प्लेक्स में से सिंपल टर्न हो गई, सिंपल भाषा में। सो कन्फ्यूजन्स के पीछे ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसको अगर हम देख लेंगे तो कन्फ्यूजन्स के ऊपर भी कन्फ्यूज्ड नहीं रहेंगे कि मैं सदा ही कन्फ्यूज क्यों रहती हूँ। एटलीस्ट आई वुड नो, बिकॉज मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो मैं सदा ही भूखी रहती हूँ। जो ये करने जाता है वो कुछ ही नहीं पाता है, तो भूखा रहता है, प्रताड़ित रहता है, क्या बड़ी चीज़ है। वो आपकी चॉइस है, इसमें भी क्या समस्या है। वाई यू शुड बी जज्ड, लेकिन वाई शुड यू जज, है ना। बच्चों के अंदर समस्या क्या है, वी आर ऑल द टाइम जज्ड, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। आई ऑब्जर्व किड्स, दे आर ऑलवेज जजिंग अदर किड्स। वाई? यूजलेसली, मीनिंगलेसली पूरे दिन जजमेंट पास करते रहते हैं। बट दैट kid doesn't want to be judged, but I have right to judge everybody around me. So सदा ये एक मदर का बहुत हमने पहले कोटेशन किया था, जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है ना, जहाँ पे जजमेंट बहुत है, इमीडिएटली अपने अंदर चेक करो, यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल इन दैट क्राइम। आप सबसे ज़्यादा गिल्टी पाओगे अपने आप को, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या लगी, हर जज किया जाता है। यू ऑब्जर्व योर ओन एक्शंस, आप एक एक क्षण हर चीज़ को जज करते हैं। तो जैसा हम अंदर है वैसा ही लॉ, वो कोटेशन भी हमने किया था कि जैसे हम अंदर से है, हमको दुनिया भी वैसी दिखेगी, दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम है। कोई भी कमेंट, इसलिए इसमें भी हमने बहुत बार बात करी कि दो लोग लड़ते हैं, जैसे यहाँ पे दो लोगों के बीच में डिबेट हुई, नहीं ये सही तो है, लेकिन इसमें ना ये पॉइंट से गलत है। तो अगर हम अग्री या डिसअग्री भी कर रहे हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स अलग रहते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट सदा ही वो रहते जो हम नहीं कर पाते, और हम बोलते भी हैं।
मेरे मुंह से तो कभी सच नहीं निकलता, तू तो सच बोल दे। मैं तो भगवान का काम नहीं कर सकता, तू तो कर ले। और ये स्टेटमेंट देते हुए हम वी फील सो प्राउड, मैं कितना अच्छा स्टेटमेंट दे रही हूँ। जो मैं नहीं कर सकती मैं अगले को कह रही हूँ करो। नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं कर ही नहीं सकती उसके बारे में तो मुझे बोलने का ही अधिकार नहीं है। कहना तो बहुत दूर की बात है। सो व्हेन वी आर शाउटिंग जजमेंट मत पास करो, सारे बच्चे हम लोग बहुत जज किए जाते हैं, पर तुम लोगों की तो मैं 10 मिनट बात नहीं सुन सकती। एवरी स्टेटमेंट इज अ जजमेंट। तुम कंप्लेन भी बिना जज किए कर नहीं पाते। कंप्लेन किसको बोलते हैं? वो आया उसने मेरा सर फोड़ा, दैट इज द कंप्लेन। वो इतना बदतमीज है, उसने कुछ नहीं किया था, मतलब यू हैव कंक्लूडेड द केस, व्हाई आर यू इवन कमिंग एंड बॉदरिंग द अदर पर्सन? उसकी एनर्जी क्यों खराब करो जब कंक्लूजन्स आ ही गए। सही गलत कौन है ये बात निकल ही गई। मतलब आप अपनी बात करने का स्टाइल दें। वो इतना बदतमीज है, उसने तो कुछ किया नहीं था फिर भी इसने ऐसा करा, फिर वो वैसा करा। व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? जजमेंट्स। तुमको कोई बदतमीज बोल दे इसको काम करना नहीं आता, मुझे ऐसा बोल दिया मुझे काम करना नहीं आता। और जब तुम किसी बच्चे की इनकैपेसिटी पे कमेंट कर दो, उसके तो अंदर काम करने की कैपेसिटी ही नहीं है, जब चल जाती है बात तब कितना दोगला जीवन है। यही बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? इनटॉलरेंस को बढ़ाएंगे, because they will fight for something which they don't know what they are fighting for. It is basically termed as ego clash, है ना? तो कोई धर्म, एथिक्स, एस्थेटिक बातें करने का क्या सेंस बनता है? कितनी बातें कर लो, फाइनली इस पे हम आ जाते हैं मुझे ऐसा कहा था, मुझे ऐसा बोला। और दूसरा चीज़ मेरे को कंफ्यूजन इसमें भी लगता है कि पूरे महाभारत में दुर्योधन वाज सीन एज अ पर्सन विथ नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, है ना? उसको बदतमीज, एक वर्ड आज की लैंग्वेज का अगर हम यूज़ करें तो इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने हमें जलील किया। जलील वही हुआ महाभारत, बिकॉज उतना सेंस था पीपल में कि जो बुरा चीज़ अपने मुंह से बोलता है गिरता वो है, जिसके ऊपर बोला जाता है वो थोड़ी गिरता है। तो कभी ऐसा डायलॉग नहीं है कि भीष्म पितामह बोले दुर्योधन तूने मेरे साथ बेइज्जती करी, तूने मुझे बेइज्जत किया। बेइज्जत सदा ही दुर्योधन हुआ, ये सदा ही काम उसने ऐसे किए, भाषा भी उसकी खराब। आज के ज़माने में तुम बच्चे लड़ते भी तो मुझे लगता है दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई गाली देता है, गलत चीज़ बोलता है तो गिरा तो वो है। तो मुझे बेइज्जत, तुम कैसे बेइज्जत हो गए? उसने तो अपने आप को, अपने मुंह को, अपनी ज़ुबान को बेइज्जत किया, तुम तो हुए ही नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग भी मैं देखती हूँ। अगर आज के ज़माने में अगर हम महाभारत लिखते, दुर्योधन वुड बी अ बिग हीरो, किसी का सुन नहीं लेता है, सामने जवाब देता है। because these are appreciated attributes in today's time. तो अगर महाभारत किसी ऋषि ने नहीं लिखे, आज का कोई बच्चा लिखता, दुर्योधन वुड हैव बीन अ ग्रेट हीरो। उसने कभी किसी की नहीं सुनी, अरे बड़ा हो या छोटा, उसने एक बार भी सुन के नहीं बैठा, वो सामने जवाब दिया, बेइज्जत करके रख दिया भीष्म पितामह को। और पांडव मूर्ख, कभी अक्ल ही नहीं थी उनको कि सामने जवाब भी दे। बड़े डरपोक किस्म के नॉन हीरोइक लोग थे। मतलब अगर हम महाभारत लिखे तो शीर्षासन में चला जाएगा महाभारत, जिनको महाभारत ने महान बताया। और कृष्ण भगवान का तो बेचारे का मुझे लगता है हमारी महाभारत में सारा इमेज हम क्या बनाते वहाँ तो मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता इवन कमेंट्स करने का। बट
बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, भीम क्या फ़ायदा, इतना बलशाली था, इतना मोटा था, खाता पीता था, फिर भी सुन के ही बैठा ना, सामने मुंह तोड़ा क्या उसने, तोड़ा, बैठा ही रहा वो। सो अगर हम महाभारत लिखते तो हमारे हीरोज कौन हो जाते, दुर्योधन एंड दुशासन, क्योंकि उन्होंने किसी का टॉलरेट नहीं किया, उन्होंने सामने जवाब दिया। पांडव बेचारे एकदम नॉन हीरोइक, बिना स्पाइनल, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं था उनके। सी कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। फिर हम कहते हैं हमारी सोसाइटी का चेहरा बहुत बुरा हो रहा है। फिर यही लोग, तुम लोग ही कुछ साल पहले बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए, इज्जत चाहिए सबको, देनी नहीं है। अच्छे से बात करो मुझसे, पर मुझे आता नहीं है कि अच्छा ही होता क्या है, पता ही नहीं है। तो मेरे तो जो मुंह में आए वो फैशन, आपके जो मुंह में आए वो गड़बड़। कहाँ पहुँच गए। फिर हम सोसाइटी में, सारी सोसाइटी में देखो, सब लोग रिस्पेक्ट की बैंड बजा रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। कितनों को देते हैं हम, पता नहीं, ज़ीरो। सो हमारी महाभारत अगर होती, वी वुड हैव वर्शिप्ड दुर्योधन, आई फील, बिकॉज जैसी मैं बातें सुनती हूँ, इतना सहन करने का ज़रूरत क्या था। अरे दो ऐसे देता भीम, दुर्योधन वहीं गिर जाता, फिर क्या ही होता। तो जब हम ये वैल्यूज़ को सही मानते हैं, भगवान राम को तो हम कभी पूज सकते ही नहीं, इसलिए इतने सारे डिबेट्स अभी भी होते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको वैसा करना। हम ये नहीं देखते कि परसेप्शन हमारा क्या है, हम कहाँ कौन सी चेतना से बात कर रहे हो, वो कौन सी चेतना से लिखी गई चीज़ें, जिया हुआ जीवन है। हम कहाँ उनकी बात करने के लिए स्टैंड भी नहीं रखते। हम क्या क्वेश्चन करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे एक पांडव को जो अर्जुन ईगोइस्टिक भी था, कमियां भी थी, फिर भी गिवन अ चॉइस कृष्ण को चूज करके लिया। हम लोग तो आज के ज़माने, भगवान थोड़ी ना आते पेट भरने, हम तो उस लेवल पे जीते हैं। तो हम तो अर्जुन को कैसे वाह वाह बोलेंगे, एक नंबर का मूर्ख है। जिस चेतना का इतना गिरावट हो गया, जो ये भाषा बोलता है, वो अर्जुन के चॉइस को कैसे अप्रिशिएट कर सकता है, तो दुर्योधन की चॉइस को ही अप्रिशिएट करेंगे। सो हम सबके मंदिरों में ज़्यादातर अब किसकी इमेजेस आनी चाहिए, दुशासन की, अर्जुन की, नहीं होनी चाहिए दुर्योधन की, है ना। बिकॉज हम तो सीधा बोले कि भगवान थोड़ी ना, मतलब हमारा तो लेवल ऑफ लिविंग ही इतना लो हो गया है कि जिस हवा पानी तुम बनाने गए हो, ऑक्सीजन तुम बनाने गए हो, कोई तो शक्ति है। इतने मूर्ख तो साइंटिस्ट भी नहीं रहे जितने तुम हो रहे हो इस देश में पैदा होके। तो इस मूर्ख इंसान को अपने क्या सिखाओगे आप, बताओ। उनको अगर महाभारत पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक सुनाओगे तो वो एंड में ये बोलने को केपेबल है, पर लाइफ तो दुर्योधन जिया, पूरी जिंदगी किसी का एक शब्द सुना नहीं उसने। चॉइसेस तो उसी ने बेस्ट करी। कृष्ण की आर्मी फाइट तो आर्मी करने गई थी। तो देखो हम कहाँ हैं। और फिर हम अपनी ज़िंदगी को सुंदर देखना चाहते हैं, शांत देखना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो एंड हम इसको ऐसे करते हैं कि सब चाहते ही चाहते हैं, सारे ही, हम सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़, कैनिबल्स हैं जो एक दूसरे से कुछ चाहते ही हैं। तो देगा कौन। ये भी डिमांड कर रहा है, ये भी, मैं भी, हम सब मिल के डिमांड्स की पूरी ऐसी खींचे जा रही, ये मुझे दो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। देयर इज़ नो बडी इवन टू शेयर अ लिटिल। तो कैसे बनेगा। सो दिस स्पिरिट इज़ द बिग क्रोकोडाइल जिसने हमारे सब अच्छाइयों को निगल के हमको
को एक सोललेस जीवन जीने के लिए प्रेरित कर दिया। सो मे बी आने वाले समय में अगर हम बच पाए तो हम महाभारत को कुछ समझ पाएंगे, अदरवाइज तो अभी हम जयकारा किसका लगाते हैं, दुर्योधन एंड दुशासन का। हमारे लाइफ्स में देख लो, ठीक। तो अब आप लोगों को डिबेट लिखनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज होने से कंफ्यूजन होना ज़रूरी नहीं है। जब आपके अंदर कोई बात नहीं हो तब कंफ्यूज होना ज़रूरी है। So you write that thing, give an example, you can choose the same one or you can write any other example, but write it nicely. तो डिबेट आनी चाहिए, ठीक।